18वीं शताब्दी में लड़े गए सबसे विनाशकारी युद्धों में से एक था पानीपत का तीसरा युद्ध, जिसमें एक ही दिन में हजारों योद्धाओं को काल का ग्रास बना दिया। आइए जानते हैं इस विनाशकारी युद्ध से जुड़े इतिहास को। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं अक्सर हिस्ट्री पर ही वीडियो बनाता हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। 18वीं शताब्दी की शुरुआत हो चुकी थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद वर्षों से भारत की सरजमी पर सीना ताने खड़ा मुगल साम्राज्य अब घुटनों पर आ चुका था। दूसरी तरफ मराठाओं का भगवा परचम बुलंदी पर था। पेशवा बाजीराव के नेतृत्व में राजपुताना, मालवा, गुजरात के राजा मराठाओं के साथ मिल चुके थे। मराठाओं के लगातार आक्रमण से मुगल बादशाहों की हालत खराब थी। उत्तर भारत के अधिकांश इलाके जहां पहले मुगलों का शासन था, अब वहां मराठाओं का कब्जा हो चुका था। 1758 में पेशवा बाजीराव के पुत्र बालाजी बाजीराव ने पंजाब पर कब्जा कर मराठा साम्राज्य को और बढ़ा दिया, परंतु जितनी इनकी प्रसिद्धि बढ़ी, उनके शत्रुओं की वृद्धि उतनी ही और बढ़ गई। इस बार उनका सीधा सामना अफगान नवाब अहमद शाह अब्दाली के साथ था। अहमद शाह अब्दाली ने 1759 में पश्चिम में पश्तून तथा बलोचिस्तान की जनजातियों को मिलाकर एक बहुत बड़ी सेना का संगठन किया। साथ ही पंजाब में मैराथन की छोटी छोटी टुकड़ियों से लड़ते हुए विजय प्राप्त की। इसी तरह अहमद शाह अब्दाली अपनी सेना के साथ आगे बढ़ता गया। अंततः 14 जनवरी 1761 को पानीपत के मैदान में अब्दाली के नेतृत्व में अफगान सेना व मराठाओं के बीच 18वीं सदी का सबसे खतरनाक युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध के बारे में डिटेल में जानने के लिए हमें जाना होगा मराठा साम्राज्य के विस्तार के बारे में। सन 1707 के बाद छत्रपति शिवाजी द्वारा देखा गया संपूर्ण भारत पर मराठा साम्राज्य का परचम अब पूरा होता लग रहा था। 1758 में मराठाओं ने दिल्ली समेत लाहौर पर भी कब्जा कर लिया था तथा तैमूर शाह दुर्रानी को वहां से खदेड़ दिया। अब मराठा साम्राज्य उत्तर में सिंधु एवं हिमालय तक तथा दक्षिण में प्रायद्वीप के निकट तक बढ़ गया। ये मराठाओं की सबसे बड़ी जीत थी। उन दिनों मराठा साम्राज्य की कमांड पेशवा बाजीराव के पुत्र बालाजी बाजीराव के हाथों में थी। बालाजी ने अपने पुत्र विश्वास राव को मुगल सिंहासन पर बैठाने का पूरा मन बना लिया। अभी भी नाम मात्र के लिए दिल्ली पर मुगलों का शासन था और वे सभी मराठा साम्राज्य को बढ़ता देख नाखुश थे। अब जान लेते हैं अहमद शाह अब्दाली को भारत आना क्यों पड़ा। 1758 में पंजाब पर किए गए हमले के बाद लाहौर पर मराठाओं का कब्जा करने के बाद मराठाओं ने तैमूर शाह दुर्रानी को वहां से खदेड़ दिया। तैमूर शाह दुर्रानी अफगानी शासक अहमद शाह अब्दाली का पुत्र था। अहमद शाह अब्दाली को ये बात नागवार गुजरी और उसने भारत पर हमले करने का मन बना लिया। सबसे पहले उसने पंजाब की उन जगहों पर हमला किया जहां मराठा फौजों की संख्या कम थी। इसके बाद अहमद शाह अब्दाली अपने लश्कर के साथ आगे बढ़ता गया। समय के साथ मुगल शासक दो भागों में बढ़ गए थे। एक वो जो भारतीय मुस्लिम थे, दूसरे वो जो बाहर से आकर यहाँ पर शासन कर रहे थे। मराठा भारतीय मूल के मुगलों के पक्ष में थे। तब बाहरी मुगल किसी बाहरी सहायता के इंतजार में थे जो उन्हें अहमद शाह अब्दाली के रूप में प्राप्त हुई। अहमद शाह अब्दाली ने कश्मीर, पंजाब तथा मुल्तान पर कब्जा जमाने के बाद दिल्ली की राजनीति में भी अपनी दिलचस्पी दिखाई। मराठाओं द्वारा अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ जंग का ऐलान किया जाना इतिहास में एक निर्णायक घटना बन गई। मराठाओं द्वारा न सिर्फ अहमद शाह अब्दाली को पराजय करने की योजना बनाई थी, बल्कि उन्होंने बंगाल में बढ़ती जा रही ब्रिटिश ताकतों को भी रोकने का मन बना लिया। अगर ये संभव हो पाता तो शायद ब्रिटिश साम्राज्य का अंत उसके उदय से पहले ही हो जाता, परंतु अपनी ही कुछ कमियों के कारण मराठा अंदर ही अंदर कमजोर पड़ते जा रहे थे। कहने के लिए कुछ मुगल शासक मराठाओं के साथ थे, मगर उनकी वफादारी हमेशा शक में रही। दूसरी तरफ छत्रपति शिवाजी के समय से मराठाओं के राजपूत से बहुत ही घनिष्ठ संबंध रहे, परंतु 1750 के बाद मराठा राजपूतों के आपस में हो रहे झगड़ों में टांग अड़ाने लगे और किसी एक का पक्ष लेने लगे। इस तरह इन्हें दूसरे पक्ष की नाराजगी भी झेलनी पड़ी। उस समय राजा सूरजमल मराठाओं के कट्टर समर्थक थे, किंतु जब उन्होंने दिल्ली का गवर्नर बनने की इच्छा जाहिर की, तब मराठाओं ने उन्हें छोड़कर शुजा-उद-दौला को चुना। इस कारण राजा सूरजमल के मराठाओं से संबंध बिगड़ गए। शुजा-उद-दौला का पक्ष लेने के मराठाओं के पास दो कारण थे। पहला ये कि उनके पास 50,000 मजबूत घुड़सवारों की फौज थी। दूसरा ये कि शुजा-उद-दौला शिया मुस्लिम थे और वो अफगानी सुन्नी मुस्लिम के पक्ष में कभी भी नहीं जा सकते थे। हालांकि मराठाओं का अनुमान उस समय गलत साबित हुआ, जब अब्दाली की इस्लामिक एकता की बात से सहमत होकर शुजा-उद-दौला अहमद शाह अब्दाली के पक्ष में हो गए। 14 अप्रैल 1760 को मराठा सेना सदाशिवराव के नेतृत्व में पुणे से दिल्ली की ओर रवाना हुई। यहाँ से चलते समय मराठा सेना में लगभग 50,000 पैदल सैनिक थे। आगे के सफर में जैसे जैसे मराठाओं को अपनी सहायकों से सहायता मिलती गई, वैसे वैसे उनकी संख्या बढ़ती गई।
इब्राहिम खान गारदी का भी मराठाओं की ओर से इस युद्ध में विशेष योगदान रहा। गारदी के पास 8000 सैनिक थे जो फ्रांसीसी बंदूकों को चलाने में माहिर थे। इसके अलावा इब्राहिम गारदी के पास 200 बंदूकें थीं जो उस समय के हिसाब से एडवांस थी और तोपें भी थी जिनका उन दिनों सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता था। मई और जून के बीच जब मराठा आगरा पहुंचे तब मल्हार राव होलकर तथा जुंकोजी सिंधिया भी अपनी सेना के साथ मराठा सेना में शामिल हो गए। इस घड़ी में जब मराठा सेना दिल्ली पहुंची तब उनकी सैन्य शक्ति लगभग 2 लाख हो गई थी। उस समय मुगल सम्राट मराठाओं की सहायता के लिए संधिबद्ध थे। दूसरी तरफ मराठाओं के दिल्ली में बहुत ही कम शुभचिंतक थे या यूं कहें दोस्त कम थे। असल में दिल्ली के सुल्तान मराठाओं की बढ़ती हुई शक्ति से खुश नहीं थे। इसी बात का फायदा उठाते हुए नाजिब खान जैसे बादशाहों ने विशेष रूप से अहमद शाह अब्दाली को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। 1739 में भी मुगल बादशाहों द्वारा नादिर शाह को इसी तरह आमंत्रित किया गया था, परंतु नादिर शाह ने भारत को लूटते वक्त हिंदू मुस्लिम में कोई भेदभाव नहीं किया। साथ ही मुगल सम्राट का मयूर सिंहासन तथा कोहिनूर हीरे समेत लगभग 10 करोड़ की संपत्ति भारत से लूट कर ले गया। दिलचस्प बात ये थी कि न सिर्फ अब्दाली ने लूट के बाद भारत में अपने कदम रखे बल्कि उसका सपना दिल्ली के सिंहासन को मुगलों से छीनना था। इसी के तहत उसने दिल्ली के उत्तरी दिल्ली में बसे हुए अफगानियों को अपनी तरफ कर लिया, जो कि उसके लिए इस युद्ध में फायदेमंद साबित हुए। 14 जनवरी 1761 को मकर संक्रांति के दिन पानीपत के मैदान में मराठा और अफगानी सेनाएं आमने सामने थी, जहां इतिहास लिखे जाने वाला था। पानीपत के तीसरे युद्ध का इब्राहिम गारदी की विशेष बंदूकों तथा तोपों ने युद्ध में हाहाकार मचा रखा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मराठा आज नया इतिहास लिख देंगे, किंतु शाम होते होते युद्ध की स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी थी। दोनों पक्षों के 40,000 सिपाही अपनी जान गंवा चुके थे। पेशवा के पुत्र भाव बिस्वास राव, जसवंत राय पवार तथा सिंधिया सहित न जाने कितने योद्धा मारे गए। इस युद्ध से हुई तबाही का अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र का कोई भी परिवार ऐसा नहीं था जिसका कम से कम एक सगा संबंधी ना मारा गया हो। मराठाओं की ओर से मरने वाले केवल सैनिक ही नहीं थे बल्कि आम नागरिक भी थे जो मराठाओं के साथ तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे। मराठाओं की हार के बाद अब्दाली ने अपनी सेना के साथ इन नागरिकों को मारते हुए आगे बढ़ना शुरू कर दिया। पुरुषों को मार दिया गया तथा बच्चों और औरतों को गुलाम बना लिया गया। इस युद्ध में अब्दाली की जीत हुई, लेकिन मराठाओं की हार का एक और बड़ा कारण ये भी था कि मराठाओं को अब्दाली की सेना ने नहीं बल्कि ठंड ने हराया था। मराठा सेना युद्ध स्थल से अनजान थी और मराठा सेना पतली धोती और कुर्ते के साथ जंग के हथियार लेकर जंगी मैदान में कूद पड़ी, जिससे उनका हाल ये हुआ कि सर्दी में उनकी हालत खराब हो गई। बल्कि अब्दाली को इस बात का पता था और अब्दाली ने अपनी सेना को मौसम के अनुकूल कपड़े पहनाकर युद्ध के मैदान में उतारा था। दूसरी तरफ सदाशिव भाव की भावुकता ने मराठाओं की हार पहले ही तय कर दी थी। हुआ यूं था कि युद्ध के मैदान में बिस्वास राव भाव को गोली लग गई। बिस्वास राव भाव सदाशिव राव भाव के अत्यंत प्रिय थे। उनको इस अवस्था में देखकर सदाशिव राव बिना कुछ सोचे समझे अपने हाथी से उतरकर घोड़े पर सवार होकर बिस्वास राव के पास चले गए। इधर सदाशिव राव को हाथी पर ना पाकर मराठा सेना भयभीत हो गई। उन्हें लगा कि सदाशिव राव मारे गए। परिणाम स्वरूप अहमद शाह अब्दाली की हारती सेना में नया जोश आ गया और वो फिर से उठ खड़े हुए। इस युद्ध में तकरीबन 40,000 योद्धा मारे गए और ये युद्ध अहमद शाह अब्दाली द्वारा जीत लिया गया। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।